Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Hopefully everyone is doing well. रिएक्शन काइनेटिक्स के पास्ट पेपर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे आज हम और बगैर टाइम ज़ाया किए लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला एमसीक्यूज है, इन सम रिएक्शंस अ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एक्ट एज अ कैटलिस्ट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड। अब जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है वो एज अ कैटलिस्ट काम करता है, तो इसकी रीज़न ये होती है कि इफ प्रोडक्ट फॉर्म एक्ट एज अ कैटलिस्ट तो उसको ऑटो कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है, या उस फिनोमेना को बोलते हैं, उस रिएक्शन को बोलते हैं ऑटो कैटेलाइसिस। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। द रिएक्शन रेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन डिक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम बिकॉज। अब यहाँ पे रिएक्शन रेट जब हम लोग देखते हैं किसी भी रिएक्शन का फॉरवर्ड रेस में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर वो डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ साथ, तो उसकी ये रीज़न होती है, अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन को देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो एक्टिव मास या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब डिक्रीज होती है तो इसकी वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन जो होता है तो वो भी डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने यही बात की है ना कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज द रीजन, ठीक है। ओके, नंबर थर्ड इज फॉर द रिएक्शन 2NO हमारे पास है और इसको ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्शन करवाया है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। द रेट इक्वेशन फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज, तो रेट हमें पता होता है कि सेकेंड ऑर्डर यहाँ पे हो रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सेकेंड ऑर्डर मतलब रिएक्शन का है, तो NO जो है उसका फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, और O2 का भी फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर होगा, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, ठीक है। नेक्स्ट इज चूज द टाइप ऑफ कैटलिस्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हमने इसमें कैटलिस्ट का बताना है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ। ये रिएक्शन है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड का, और ये NO की रिएक्शन, NO की प्रेजेंस में ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये जो हमारे पास इफ द रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज, तो उसको हम लोग होमोजेनस बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास लेड चैम्बर प्रोसेस, इसको इस रिएक्शन को हम लोग लेड चैम्बर प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो NO है वो भी गैशियस फेज में है, और जो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास NO है ये भी गैशियस फॉर्म में है, और जो ये रिएक्टेंट है ये भी गैशियस फॉर्म में, और प्रोडक्ट भी गैशियस फॉर्म में फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे ये हमारे पास होमोजेनियस कैटलिस्ट होगा। नेक्स्ट इज what is the measure of activation energy in an endothermic reaction? Now we know very well that for endothermic reaction, activation energy of forward reaction is more than activation energy of the reverse reaction, ठीक है। तो ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है कि जब हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी ना, मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे बताऊं, जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी ना, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड जो है वो मोर देन है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन है इट इज ऑप्शन नंबर ए। अगर हम देखें तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या बन रही है, द एक्टिवेशन एनर्जी द एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन इज लेस देन द फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज्यादा है। नेक्स्ट इज if energy of activated complex is close to the energy of reactants, it means that the reaction is। अब हमें वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स है इट इज क्लोज क्लोज टू द एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ए, रिएक्शन विल बी फास्ट। और इसकी रीज़न क्या है कि जो हमारे पास ये वाला रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा।
तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज क्लोज टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, तो इसका ये मतलब है कि रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट इज according to the collision theory of biomolecular reactions in a gas phase, minimum amount of energy required for an activation effective collision is known as। अब हमने यहाँ पे सीधी सीधी डेफिनेशन जो है उसको हम लोग बोलते हैं, तो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एडिशन टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। इसकी हमारे पास काफ़ी सारी डेफिनेशंस होती हैं और ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी की सीधी सीधी डेफिनेशन है, ठीक है। कि अगर हम कोलिजन थ्योरी के हिसाब से देखें तो जब हमारे पास बायोमोलिकुलर रिएक्शंस जो होते हैं अगर वो गैशियस फेज में है तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उनको रिक्वायर्ड होती है तो ताकि वो इफेक्टिव कोलिजन परफॉर्म कर सके, तो उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अ केमिकल reaction is very low, the rate of that chemical reaction is observed to be very high because। अब वो कह रहे हैं कि जब हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है और वो द रेट ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन इज ऑब्जर्व वेरी हाई, इसकी क्या रीज़न होती है। तो हमें तो पता है ये बहुत इजीली कि रेट जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इसके अलावा rate of direction is rate of reaction is directly proportional to number of effective collisions, ठीक है। और इसके अलावा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिवेशन एनर्जी के। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा लो होगी तो नंबर ऑफ कोलिजन्स जो होंगी वो भी वो इंक्रीज करेंगी और रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है इट इज़ बी ऑप्शन, ठीक है। द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट इज प्रिडिक्टेड बाय। अब ये तो हमें पता है कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट के, ठीक है। और इसके अलावा आर्हेनियस इक्वेशन जो होती है ये हमें बहुत इजीली इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है, तो हम इसको करेक्ट ऑप्शन करें। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज फॉर विच ऑफ द चेंज ऑफ टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम अप्रोक्सीमेटली डबल। तो अप्रोक्सीमेटली डबल के लिए हम क्या करते हैं कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल फॉर एवरी 10 सेकेंड्स। 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन जो होता है, ठीक है। जितना जब हम लोग टेम्परेचर राइज करते हैं 10 डिग्री तो उससे जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डबल हो जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज इट इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट कैटलिस्ट इज यूज्ड टू। अब कैटलिस्ट जो होता है हमें पता है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, खुद ये यूज़ नहीं होता। हमने बायो में भी ये चीज़ पढ़ी है कि इंजाइम्स जो होते हैं दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट एज वेल। और इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पर कैटलिस्ट यूज़ होते हैं वो भी डिफरेंट किस्म के होते हैं। तो उन कैटलिस्ट का काम ये होता है कि वो खुद तो यूज़ नहीं होते बल्कि वो क्या करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, जिससे रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में फॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज which one of the following graph is representation for more rapid catalyzed reaction। अब अगर हम इस ग्राफ को देखें, थोड़ा सा ये ब्लर है बट अगर हम इस ग्राफ को देखें, अच्छा इस रीजन में हमारे पास मैक्सिमम जो है एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। और अभी हमारे पास कैटलिस्ट जो है वो यूज़ नहीं हुआ। तो अभी हमने क्या करना है कि हमने अगर जब हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो फिर जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो नीचे हो जाएगी। तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पर हमारे पास अन कैटलाइज्ड रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कैटलाइज्ड रिएक्शन है। ये प्रोडक्ट्स की यहाँ पे इन्होंने हेडिंग दी हुई है और यहाँ पर इन्होंने रिएक्टेंट्स की हेडिंग दी हुई है। अब क्या कह रहे हैं वो लोग कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स ग्राफ इज रिप्रेजेंटेशन फॉर मोर रैपिड कैटलाइज्ड रिएक्शन। अब यहाँ पर अगर हम लोग ग्राफ देखें कि जो हमारे पास कैटलिस्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन करते हैं। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम डाउन जो शो कर रहा है यानी मोस्ट रैपिड जो हमारे पास है, जो सबसे ज़्यादा रैपिड है, तो वो यही वाला ऑप्शन है, ऑप्शन बी है हमारे पास। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो इसमें ये जो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है सबसे ज़्यादा डाउन जो है वो इसी की है। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ऐसे है और यहाँ पे
ये आप देख सकते हो जो नीचे वाली लाइन है ना, ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जीज है। तो अब ये एक्टिवेशन एनर्जीज डाउन हुई है, ठीक है, कैटलिस्ट की वजह से। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम शो कर रहा है वो कौन शो कर रहा है? ऑप्शन बी, ठीक है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज इज रोल ऑफ अ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज। ये फिर वही बात कर रहे हैं कि ये क्या करता है, जो कैटलिस्ट होता है उसका क्या रोल होता है। तो कैटलिस्ट हमारे पास यूज तो खुद हो जाएगा, लेकिन वो क्या करेगा कि खुद यूज, सॉरी, वो नहीं होता, बल्कि वो क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, और इसके अलावा प्रोडक्ट की जो अमाउंट होती है उसको भी वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, और इसके अलावा डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, और डिक्रीज इक्विलिब्रियम टाइम, और इसके अलावा चेंजेस द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास इस एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ये वाला, ठीक है, इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। नेक्स्ट इज ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल बाय एंजाइम प्रेजेंट इन द यीस्ट। अब यीस्ट के अंदर कौन सा जो एंजाइम है वो प्रेजेंट होता है? तो ये तो मेडिकल का जिसको हम कहते हैं कि एमसीक्यू, तो उसको हमें पता है जाइमेज एंजाइम होता है जो यीस्ट को जो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को इथेनॉल में, ठीक है। नेक्स्ट इज इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। या फिर हम इसको बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो है रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन के ऊपर वो इंडिपेंडेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है कि 2 मोल्स ऑफ ए एडेड विद बी गिव्स अ प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इफ द रिएक्टेंट बी इज in excess, if the reactant B is in excess and the order of the reaction with respect to A is given rate law। अच्छा, अब वो हमें कह रहे हैं यहाँ पे, अब अगर हम इस इक्वेशन में देखें हमारे पास यहाँ पे जो रिएक्टेंट A है इसके 2 मोल्स यूज हो रहे हैं, तो इसका जो ऑर्डर होगा यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। और अगर हम B का देखें तो यहाँ पे 0 ऑर्डर फॉलो हो रहा है। तो ओवरऑल जो इनका ऑर्डर हम देखें इस पूरे दोनों रिएक्टेंट्स का एक्सेस में अगर हम देखें तो वो हमारे पास क्या है, सेकेंड ऑर्डर है। नेक्स्ट इज the rate constant K is 0.693. The half-life for the first order reaction will be। अब हमारे पास हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है, मैं अगर यहाँ पे लिखूँ हमारे पास हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है। अच्छा, ये हमारे पास फॉर्मूला है टी 1/2 गिव्स मोल्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है हमारे पास। तो अब अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें, अब वो कह रहे हैं यहाँ पे कि इनका जो ऑर्डर है वो फर्स्ट फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे एन की जगह हम लोग फर्स्ट ऑर्डर पुट करेंगे, ठीक है। एन की जगह हम 1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो ए ऑप्शन होगा, ठीक है। 1 मिनट होगा, आप कैलकुलेट करके देख लें, इजीली आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ के इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। यूनिट ऑफ के बताना है हमने तो यूनिट ऑफ के जो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, अब इसका फॉर्मूला ये होता है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स होते हैं, अच्छा जी, जो हमारे पास यूनिट ऑफ के होते हैं उसको हम फाइंड आउट करने के लिए करते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर पावर लेते हैं 1 - n और पर सेकेंड, ठीक है। तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये फॉर्मूला आप यहाँ पे देखें, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, 1 - n पर सेकेंड। इसमें जब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर का है तो फर्स्ट ऑर्डर में हमें चाहिए कि हम इसमें n की जगह 1 वैल्यू पुट करें। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन सी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है? फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा, हम अगर देखें
concentration of one reactant, concentration of two reactant, independent of initial concentration या concentration of three reactants. तो इसमें हमारे पास correct option is option A. Next MCQ is unit of rate constant is same as the rate of reaction in. अब इसमें हमने बताना है कि अगर हम देखें, अगर जीरो ऑर्डर में हम लोग देखें, एक एक का हम लोगों ने निकालना है, ठीक है। अब मैं अगर आपको वैसे जिस समझाने के लिए बता रही हूँ कि अगर हमने जीरो ऑर्डर का देखें रिएक्शन, ठीक है, तो उसके जो हम लोगों ने पीछे यहाँ पे फॉर्मूला देखा था, अगर हम इसमें एक एक के हम लोग इस तरह से निकालना शुरू करें, 1 पुट करें, फिर 2 पुट करें, फिर 3, तो इसमें जो हमारे पास जीरो ऑर्डर जो होता है ना, ये इट हैज़ द सेम यूनिट, ठीक है। इसके यूनिट्स जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के, इन दोनों के सेम होते हैं। आप तीनों के निकाल के देख लें, चारों के, तो फिर आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। नेक्स्ट इज फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड in the presence of moisture takes place by the following mechanism, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैकेनिज्म गिवन है हमें, उसका फाइनल प्रोडक्ट भी गिवन है, ठीक है। ये हमारे पास इसका फाइनल प्रोडक्ट है। अब हम देखते हैं कि द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज, हमने इसकी रेट इक्वेशन निकालनी है, तो रेट ऑल फोटोकेमिकल, अच्छा, स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमने इसका निकालना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पर जब हम इसके निकालें, अगर रेट निकालें, तो हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है सी ऑप्शन। नेक्स्ट इज अच्छा, इसकी रीज़न मैं आपको बताना भूल गई। इसकी रीज़न ये होती है कि हमने यहाँ पर जस्ट जो हमारे पास इसके ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना, हमने जस्ट इनकी लिखनी होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास इधर ऐड हो जाएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज rate of photochemical reaction do not change with the change in concentration of reactants, ठीक है। वो कह रहे हैं कि photochemical reaction का जो rate होता है वो change नहीं होता अगर हम लोग concentration change कर दे reactants की। What is the order of such reaction? तो ऐसे reactions का जो order होता है, जितने भी हमारे पास photochemical equations होती हैं, इन्होंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से explain किया हुआ है, तो उनका photochemical equations का जो order होता है वो हमेशा zero order होता है, ठीक है। Next is half life of N2O5 at 45 degree is 24 minutes. How long will it take a sample of N2O5 to decay 25% of its original concentration? तो जब हम लोग इसमें फॉर्मूला पुट करते हैं, 100 ग्राम से जब 50 ग्राम तक आते हैं तो 1/2 हो जाता है, ठीक है। 50 से 25 हो जाते फिर भी 1/2 होते हैं, तो टोटल टाइम जब हम करेंगे T 1/2 मल्टीप्लाइड बाय T 1/2, ठीक है। तो इसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, it will be option D, ठीक है, 48 minutes. Next is when the change in concentration is 6 multiplied 10 raised to power minus 4 mole decimeter cube and the time for that change is 10 seconds, the rate of reaction will be, अब rate of reaction जो है हम लोग क्या करते हैं कि del C जो होता है हमारे पास डिवाइडेड बाय डेल टी, ठीक है। और इसके अलावा हमने वैल्यूज पुट कर देनी है, टी में हम लोगों ने 10 सेकेंड्स पुट कर देना है और ऊपर हम लोगों ने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो 6 रेज़ टू पावर -5 ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन half life is related to the expression T1/2 is equals to the value given, ठीक है, 0.693 per Kelvin. Half life is the, अब half life क्या होता है? Half life is the time in which 50% of the reaction is converted into product, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ये होगा, अगर हम देखें सी ऑप्शन है, ओके। नेक्स्ट इज the rate of reaction involving ions can be studied by which method? अच्छा, rate of reaction involving ions can be studied by ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा, क्योंकि आयंस की बात हो रही है ना।
ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की होती तो रिफ्रैक्ट्रोमेट्रिक होता है, ठीक है, और अगर हमारे पास कोई इस तरह से वेवलेंथ के हिसाब से होता तो हम उसके हिसाब से देखते हैं, यानी ऑप्टिकल रोटेशन वगैरह। एनीवेज, नेक्स्ट इज द रेट। अच्छा, ये तो हो गया। If the reactants or products of a chemical reaction can also can absorb ultraviolet, visible or infrared radiations, then the rate of the chemical reaction can best be measured by which one of the following methods? अब वो कह रहे हैं कि ये जो रेडिएशंस जो हैं, ठीक है, चाहे वो यूवी रेज हो, विजिबल हो या फिर इंफ्रारेड हो, इनको एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सा वो बेस्ट होगा। तो हमें पता है कि जो स्पेक्ट्रोमेट्री होता है, स्पेक्ट्रोमेट्री, इसमें ये सीन होता है कि हम लोगों को विजिबल लाइट्स गिवन होती हैं, ठीक है, उनकी रेडिएशंस गिवन होती हैं और जितनी वो एब्जॉर्ब करती हैं उस हिसाब से हम लोग इस मेथड को यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, if concentration time graph of a reactant indicates a constant half-life, then the order of reaction with respect to the reactant is। अब इसमें हमारे पास अगर हम देखें, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल ठीक है। चूज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द assumption of collision theory of रिएक्शन रेट। तो हमने इसमें कोलिजन थ्योरी का बताना है। तो कोलिजन थ्योरी हमें ये कहती है, रिएक्शन रेट की जो कोलिजन थ्योरी होती है, इट सेज मॉलिक्यूल ऑफ ऑल स्पीशीज मस्ट कोलाइड इफेक्टिवली, ठीक है। तो अगर इफेक्टिव कोलिजन होनी चाहिए तो इसमें हमारे पास मॉलिक्यूल्स के अंदर सेम ओरिएंटेशन होनी चाहिए और अप्रोप्रिएट जो है वो अप्रोप्रिएट एनर्जी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। द वेरी लास्ट एमसीक्यूज बट नॉट द लीस्ट, तो हमारे पास ये एमसीक्यूज क्या कहता है कि फॉर एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन। तो वी नो इट रियली वेल कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है हमारे पास वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे, ठीक है। जी, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करती है और इसके अलावा टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होते हैं ये, तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन, यानी जो हमारे पास डी ऑप्शन है इट इज करेक्ट। सो होपफुली दीज एमसीक्यूज विल हेल्प यू अलॉट। हमने 30 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं और अगर आपको ये हेल्पफुल हुए लगे हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।